नमस्कार, मैं हरिकृष्ण मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैरौड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने अध्यारोपण प्रमेय में ये देखा था कि किस प्रकार से एक जटिल जाल को एक टी जाल में परिवर्तित करके हम लोग अध्यारोपण प्रमेय थी जो हमारे अध्यारोपण प्रमेय थी उसको सिद्ध कर लेते हैं। उसके सिद्ध करने के क्रम में हमने यहाँ पे हमने I1 I2 ज्ञात कर लिया और I3 हमने ज्ञात कर लिया था। I1 I2 और I3 ज्ञात कर लेता और हम लोग इस एक समीकरण नंबर 1 और 2 में रखेंगे तो हमारी अध्यारोपण प्रमेय की वो प्रूव हो जाएगी। ठीक है, और हमारी अध्यारोपण प्रमेय क्या थी? अध्यारोपण प्रमेय थी कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित होने वाली धारा उन सब जनित्रों के कारण प्रवाहित होने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होती है, जबकि अन्य जनित्र को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ पे दो जनित्र लगे हुए हैं E1 और E2। ठीक है, ये हमारा E1 है, ये E2 है और इस जनित्र में जो दोनों जनित्र लगे हुए हैं तो इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? I1। और जब केवल एक जनित्र लगा हुआ है E1 तो इसमें I3 है और E2 लगा हुआ है तो इसमें I6 है। तो I1 हमारी I3 और I6 का बीजगणितीय योग होगी जो कि I3 - I6 है, क्योंकि I3 की डायरेक्शन I1 की डायरेक्शन में है और I6 की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कारण इनका सब्सट्रैक्शन हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो हमारा I2 है, जब दोनों जनित्र लगे हुए तो कितनी है? I2 है। जब E1 लगा हुआ तो यहाँ पे कितनी है? I4 और E2 लगा हुआ तो यहाँ पे कितनी है? I5। तो जो I4 और I5 है उनका बीजगणितीय योग हमारा I2 होगा। ये हमारी अध्यारोपण प्रमेय थी और इसको सिद्ध करने के क्रम में हम इन दो सर्किटों से इस सर्किट से हमने I1 और I2 मान ज्ञात किया, इससे इस वाले से हमने I1 और I2 मान ज्ञात किया और इन दो से हम लोग I3, I4, I5 और I6 का मान ज्ञात करेंगे और ज्ञात करने के पश्चात हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 में रखेंगे और अगर ये समीकरण बैलेंस है तो हम लोग कहेंगे कि हमारे अध्यारोपण प्रमेय सत्य है। ठीक है, इसी क्रम में हमने I3 ज्ञात कर लिया था, अब हम लोग I4, I5 और I6 ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर हमारा I3 कितना है? Z2 + Z3 टाइम्स E1 डिवाइड बाय डेल्टा Z हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और डेल्टा Z क्या है? हमारा डेल्टा Z ये है Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1। तो हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? I4 ज्ञात करते हैं। देखो, अगर सिंपल से हम लोग याद रखना चाहते हैं, जैसे हमारे पास में ये करंट है I और ये करंट किसी प्रतिबाधा ये ZM और ये ZN है। ठीक है, अगर इन दो प्रतिबाधाओं में से होगी प्रवाहित हो रही है तो किसी एक प्रतिबाधा जैसे इसमें हमारी IN है और इसमें हमारी IM है तो हमारी IN कितनी होगी? IN इस प्रतिबाधा से प्रवाहित होने वाली धारा IM कितनी होगी? IM इक्वल दिस प्रतिबाधा ZN ये हमारी AN। ठीक है, IN इक्वल टू IN ये ज्ञात कर रहे हैं N प्रतिबाधा में प्रवाहित से होकर प्रवाहित होने वाली धारा ZN डिवाइडेड बाय ZM प्लस ZN टाइम I। ठीक है, ये हमारी IN होती है। इस प्रतिबाधा से होकर प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? IN कितनी होगी? दिस प्रतिबाधा टाइम्स दिस डिवाइडेड बाय दोनों प्रतिबाधाओं का योग। उसी प्रकार से हमारी IN कितनी होगी? IN होती है हमारी ZN टाइम्स I डिवाइडेड बाय ZN प्लस ZN।
ठीक है। अर्थात जो इस बिंदु से इस बिंदु पर जो धारा आ रही है उस धारा को हम लोग किसी दूसरे प्रतिरोध से मल्टीप्लाई करके दोनों का उसमें योग करके भाग दे देते हैं। ये समांतर क्रम में जो ये प्रतिबाधाओं के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है। देखो हम लोग इसको ज्ञात भी कर सकते हैं कि ये वास्तव में सही है कि नहीं, फिर हम लोग वहां पे अप्लाई करेंगे ताकि हमारा इजीली I4 का मान और हमारा I6 का मान आ जाए इजीली। देखो जो ये बिंदु है और ये बिंदु है, इन दो बिंदुओं के बीच में हमारे दो प्रतिरोध ZM और ZN समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिबाधा ZR कितनी होगी हमारी, ZR इक्वल टू ZN या कहेंगे 1 ZR इक्वल टू 1 ZN प्लस 1 ZN, ठीक है। तो ये हमारी होगी कितना हो गया ZN प्लस ZN यह हमारा ZR कितना हो गया, तो तुल्य रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा ZN डिवाइडेड बाय ZN प्लस ZN, ठीक है। ये हो गया हमारा तुल्य प्रतिरोध। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इन दोनों के तुल्य प्रतिरोध से ZR से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू ये ZR, ठीक है, और इससे हमारी धारा I प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। जैसे ये हमारा बिंदु C बिंदु है, ये D बिंदु है, ये बिंदु हमारा C होगा, ये बिंदु हमारा D बिंदु है, ठीक है। तो हमने इन दोनों के तुल्य प्रतिरोध से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा आज की। तो इस प्रतिबाधा के जो दोनों एंड पॉइंट है C और D, तो प्रतिबाधा पर वोल्ट का पदक कितना होगा हमारा, कितना होगा, जैसे हम लोग इसको भी R से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा I टाइम ZR कितना होना चाहिए, I टाइम ZR, और ZR कितना हमारा ZR ये रहा, तो ये होगा हमारा ZN डिवाइडेड बाय ZN प्लस ZN टाइम्स I, ये हमारा VR हो गया। अब देखो वापस हम लोग इस पे आते हैं COD पे, क्योंकि इसमें हमारी करंट कितनी हो रही है IN और इसमें हमारी IN हो रही है, क्योंकि C और D बिंदु दोनों का जो विभवांतर है वो अंतर कितना होगा, इससे करंट प्रोवाइड हो रही है और उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी बराबर होना चाहिए। अदरवाइज अगर इन दोनों बिंदु पर इससे जो करंट प्रोवाइड हो रही है उसके कारण उल्टा वोल्टेज डिफरेंस इसमें जो करंट प्रोवाइड हो रही है उसके वोल्टेज डिफरेंस से भिन्न है, तो हमारी करंट वापस या तो इधर से या फिर इधर से हमारी इधर प्रोवाइड हो जाएगी, जो कि सकते नहीं है। करंट वास्तव में क्या होगा कि इसमें उतनी करंट फ्लो होती है कि इस बिंदु पर विभवांतर उतना ही रहेगा जितना इसमें होके आयन द्वारा प्रोवाइड होने पर इसके कारण इसके सिरों पर हमारा विभवांतर जितना होगा। अगर इसके सिरे पर विभवांतर और इसके सिरे पर जो विभवांतर है वो हमारा बराबर होगा, अर्थात हमारा VR है वो VR इक्वल टू हमारा IN ZN और इक्वल टू IN ZN के बराबर होगा, ठीक है। इनमें जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन का नियम क्या होगा, देखो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ZN इक्वल टू 1 अपॉन IN, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं जो हमारी जो धारा होगी इसके जो हमारे प्रतिरोध है उसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है, रिवर्स प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन हम लोग यहाँ से धारा ज्ञात कर लेंगे कि हमें यहाँ पे VR पता है, ठीक है, क्योंकि करंट पता है और ये दोनों भी पता है, तो हम लोग IN ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हमारी IN कितनी होगी, IN इक्वल टू VR बाई ZN, ठीक है। और VR कितना है हमारा, VR ये रहा, इसमें हम लोग जो ZN का भाग देंगे, ठीक है, VR बाई ZN देखो इक्वल टू
Zn डिवाइड Zn प्लस Zn टाइम्स I मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन Zn। तो हमारी कितना गई I m इक्वल टू Zn से Zn कैंसिल हो जाएगा, Zn I डिवाइड बाय Zn प्लस Zn। ठीक है, क्योंकि हमारा ये I हमारा Zn टाइम्स I डिवाइड बाय Zn प्लस Zn टाइम्स I डिवाइड बाय Zn प्लस Zn, अर्थात जो इसमें धारा प्रवाहित होगी वो दिस टाइम दिस डिवाइडेड बाय दोनों का योग। ओके, वैसे हमारी आई होगी यहां से देखो आई कितना होगा वी आर डिवाइड Zn, आई कितना आ रहा है वी एन डिवाइड Zn, वी एन कितना हमारा देखो ये रहा, इसमें Zn का भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा Zn आई डिवाइड बाय Zn प्लस Zn हो जाएगा, Zn टाइम्स I डिवाइड Zn प्लस Zn। ये हमारा सेम है I इक्वल टू Zn टाइम्स I डिवाइड Zn प्लस Zn। तो हमारी जो धारा है समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध या प्रतिबाधाएं हैं उनमें जो धारा डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस प्रकार से होती है कि वो उस प्रतिबाधा के प्रतिक्रियानुपाती होती है, या हम कहें कि जो समांतर क्रम में उसकी जो प्रतिबाधा जुड़ी हुई होती है उसको जो दोनों की कंबाइन है दोनों प्रतिबाधाएं उनमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग दोनों प्रतिबाधाओं का मान लेते हैं। देखो इस नियम को हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जब लोग I4 ज्ञात करेंगे और जब लोग I6 ज्ञात करेंगे। कि I4 ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, देखो I4 से पहले इस बिंदु पे कितनी धारा आ रही है I3 आ रही है, अब I3 ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध इस बिंदु और इस बिंदु के समांतर क्रम में है, तो इसमें जब धारा जाएगी I4 वो उस नियम से हम लोग ज्ञात करेंगे दिस Z3 टाइम्स I3 डिवाइड बाय Z2 प्लस Z3। इस प्रकार से हमारी I4 ज्ञात हो जाएगी और यहाँ से I6 इस प्रकार से ज्ञात होगी, I6 हमारी यहाँ पे दोनों इस बिंदु पे हमारी धारा कितनी आएगी I5 और फिर इन दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार से होती है I6 कितनी आएगी Z3 टाइम I5 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z3। तो इसलिए हमने वहाँ पे सिद्ध कर दिया कि ये वास्तव में सही है, हमने प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जुड़ने का नियम है उसको लगाया यहाँ पे, और इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्टेज डिफरेंस इतना ही होना चाहिए जितना कि इस तुल्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा प्रवाहित होने पर आता है या फिर Zn में धारा आए और Zn में धारा I प्रवाहित होने पर आता है। तो इस प्रकार से हम लोग वहाँ अप्लाई करते हैं नियम को और देखो ज्ञात करते हैं हमारे यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग I4 क्या करेंगे, तो I4 इक्वल टू कितना आएगा I4 इक्वल टू I4 के समांतर क्रम में कौन सा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है Z2 के समांतर क्रम में Z3, तो Z3 टाइम्स इन दोनों के ये बिंदु है मिलन बिंदु है उनसे पहले कितनी धारा आ रही है I3 डिवाइडेड बाय Z3 प्लस Z2। ठीक है, ये हमारा I4 हो गया और उसी प्रकार से हम लोग I6 पे क्या कर सकते हैं, I6 कितना है I6 इक्वल टू इस I6 किसमें होगी Z1 में, तो Z1 के समांतर क्रम में क्या है Z3 टाइम्स यहाँ पे Z3 से पहले दोनों की जो मिलन बिंदु है उससे पहले कितनी धारा है I4 डिवाइड बाय दोनों का योग Z3 प्लस Z1। ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग यूज करने जा रहे हैं I4। पहले हम लोग I4 ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमारी देखो I3 कितनी है, हमारी I3 हमने ये निकाल रखी है, तो हमारी I4 कितनी होगी जिस I3 टाइम्स Z3 डिवाइड बाय Z3 प्लस Z2। ठीक है, तो I3 को हम लोग Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें Z2 प्लस Z3 का भाग दे देंगे। तो देखो यहाँ पे Z2 प्लस Z3 से Z2 प्लस Z3 कट जाता है और हमारी I4 क्या आती है Z3 टाइम्स E1 डिवाइड बाय D प्लस Z। देखो कैसे निकालते हैं लोग,
I4 इक्वल टू I4 इक्वल टू Z3 डिवाइड बाई Z2 प्लस Z3 टाइम्स I3 टाइम्स I3 और I3 की वैल्यू ये, तो I3 की वैल्यू को रख सकते हैं यहाँ पे Z2 प्लस Z3 टाइम्स P1 डिवाइड बाई डेल्टा Z, ठीक है। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारी I4 कितनी आ गई, I4 आती है हमारी Z3 टाइम्स P1 डिवाइड बाई डेल्टा Z, ये हमारी I4 आ गई। अब लोग I4 को यहाँ पे रख देते हैं। I4 को हमारी I4 कितनी आ रही है, I4 आया है Z3 डिवाइड बाई P1 अपॉन डेल्टा Z, ठीक है। ये हमारी I4 होगी। अब हम लोग इसका हमारा काम नहीं है, इसको हटा देंगे I4, ठीक है। हमने I4 याद कर लिया। अब हम लोग क्या याद करेंगे, हम लोग I5 याद करेंगे। तो I5 क्या है, इस जंत्र से निकलने वाली धारा है। अब इस जंत्र के सिरों पे कितना टोटल प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, दिस Z2, और फिर ये दोनों समांतर क्रम में ऐड होने के पश्चात Z2 की सीरीज क्रम में लगाते हैं। तो हमारा टोटल प्रतिरोध कितना आया, उस प्रतिरोध का हम लोग इसमें भाग लेते हैं E2 में, ठीक है। इस वोल्ट का E2 में हम लोग भाग लेते हैं, तो हमारा I5 आता है। तो I5 कितना आएगा, जनित्र E2 के सिरों पे जुड़े हुए कुल प्रतिरोधों का योग Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ठीक है। ये हमारी I5 आ गई। I5 कितनी आई, जनित्र E2 के जो दोनों टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव, उन पर जुड़े हुए कुल प्रतिबाधाएं कितनी है। तो ये प्रतिबाधाएं होगी हमारी Z2 है, फिर उसके बाद में हमारा Z1 और Z3 समांतर क्रम में। तो पहले हम लोग समांतर क्रम में ऐड कर लेते थे, हमारा कितना आता है समांतर क्रम में Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, फिर उसको हम लोग Z2 में ऐड करते हैं। तो हमने Z2 में इसको ऐड कर दिया, फिर इसका हम लोग E2 में भाग लगाते हैं। तो E2 में भाग लगाने के साथ ये हमारी I5 आ गई। I5 को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा Z1 प्लस Z3 टाइम्स E2 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस Z2 Z1 प्लस Z3 प्लस Z1 Z3 हो गया। हम लोग Z2 को Z1 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते क्या होता है हमारा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारा कितना ये I5 इक्वल टू Z1 प्लस Z3 टाइम्स E2 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 और हमारा Z1 Z3, ये Z2 Z3 प्लस ये Z3 Z1, ठीक है। ये हमारा I5 आ गया। देखो यहाँ पे ये तो Z1 Z2 है, फिर Z2 Z3 लिया, फिर Z3 Z1 लिया। तो ये हमारा जो Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 क्या है, ये हमारा डेल्टा Z के बराबर है। तो हम लोग जो हमारी समीकरण है उसको छोटी करने के लिए तो इसकी जगह पर डेल्टा Z लिख देते हैं। तो ये हमारा Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय E2 अपॉन डेल्टा Z। तो ये हमारी I5 आ गई, I5 आ गई, ये हमारी I5 आ गई। I5 इक्वल टू Z1 प्लस Z3 टाइम्स E2 डिवाइडेड बाय डेल्टा Z, ये हमारी I5 आ गई। हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं I5 को, I5 इक्वल टू Z1 प्लस Z3, I5 इक्वल टू Z1 प्लस Z3 टाइम्स P2 डिवाइडेड बाय डेल्टा Z। ये हमारी I5 है। तो हम लिखेंगे क्या करेंगे I2 I3 I4 I5। अब I6 क्या करेंगे, I6 कितनी है हमारी, I6 है हमारी 23 टाइम I5। देखो I6 में तो क्या चलते हैं, I6 इक्वल टू Z3 डिवाइडेड बाय Z3 प्लस
Z1 टाइम्स I5 और I5 कितनी, ये हमारी I5 है, वैल्यू रखते हैं Z1 प्लस Z3 इस टाइम P2 डिवाइड डेल्टा Z। देखो इस Z1 प्लस Z2 से ये हमारा Z3 प्लस Z1 का कैंसिल होता है और हमारा I6 कितना बचता है, I6 बचता है हमारा Z3 टाइम्स P2 डिवाइड डेल्टा Z। ये हमारा I6 बचता है, तो हम लोग I6 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, कितनी आने वाली होगी, I6 कितनी है, I6 इक्वल टू Z3 टाइम्स P2 डिवाइड बाई डेल्टा Z। ये हमारी I6 आ गई। तो हमने इसका यूज करके हमने Z1 और Z2 निकाल ली, Z1 और Z2 सॉरी I1 और I2 निकाल ली, और इन दोनों समीकरणों का यूज करके हम लोगों ने I3, I4, I5 और I6 का हमने मान निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण के दोनों पक्षों में I1 का मान इधर रखेंगे, I3, I6 का मान इधर रखेंगे, इसमें I2 का मान इधर रखेंगे, I4 का मान इधर रखेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं, इक्वेशन बैलेंस है। अगर इक्वेशन बैलेंस है तो हमारी अध्यारोपण प्रमेय सत्य सिद्ध होगी कि वास्तव में हमने जो कहा है, जो स्टेटमेंट है हमारा कथन है वो सही है, और अन्य सत्यों पर भी उसी प्रकार से लागू होगा जिस प्रकार से ही इस सर्किट पे लागू है, हमारा टी जाल पर लागू है। ठीक है, देखो सबसे पहले I1 का मान यहाँ से रखो, I1 कितना है हमारा, I1 देखो प्रॉपर्टी का कितने हैं हमारा, I1 कितना है, ओके हम लोग यहाँ पे I3 माइनस I6 निकालते हैं, तो I3 कितनी हमारी ये रही I3, तो I3 माइनस I6, I3 माइनस I6 इक्वल टू I3 माइनस I6 इक्वल टू, देखो I3 का मान कितना है Z2 प्लस Z3, दिस इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 टाइम्स E1 इस टाइम्स E1 डिवाइड डेल्टा Z माइनस I6 कितनी है, I6 की वैल्यू हमारी Z3 टाइम्स E2 डिवाइड डेल्टा Z। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके लिख दो, दोनों को कंबाइन करके लिखने पर दिस इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 टाइम्स E1 माइनस Z3 टाइम्स E2 डिवाइड बाई डेल्टा Z। और हमारे डेल्टा Z कितने हैं, डेल्टा Z जो है Z2 Z3 Z3। अब हमने I3 माइनस I6 निकाला है, हमारा वो आ गया, और रूट इसके बराबर है हमारा I3 माइनस I6, देखो ये Z2 प्लस Z3 टाइम्स E1 माइनस Z3 टाइम्स E2 डिवाइड बाई डेल्टा, मतलब ये किसके बराबर है, I1 के बराबर है, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू I1, क्योंकि यहाँ पे हमारा I1 है। ओके, तो इस प्रकार से हमारी ये समीकरण सिद्ध होती है, इस प्रकार से ये समीकरण सत्य है, अर्थात I1 हमने इससे निकाली थी, इस चार से निकाली थी I1 हमने, और हमने I3 और I6 दोनों से अलग अलग से निकाली थी। ठीक है, I3 कितनी थी, I3 तब थी जब हमने जो द्वितीय विद्युत वाहक होता है या जनरेटर था E2 उसको उसकी आंतरिक प्रतिबाधा जो कि शून्य से कितने प्रतिस्थापित कर दिया, तब E1 के कारण प्रतिबाधा Z1 की कितनी धारा प्रवाहित हुई है, वो हमारी I3 थी, और हमारी I6 कितनी थी, I6 थी हमारी, हमने विद्युत वाहक स्रोत जितना हमारा E1 है उसकी आंतरिक प्रतिबाधा शून्य शून्य माना उससे प्रतिस्थापित कर दिया, और प्रतिस्थापित करने के बाद में E2 के कारण Z1 में कितनी धारा प्रवाहित हुई है, I6 प्रवाहित होती है, फिर दोनों का हमने बीच में योग कर दिया, I3 माइनस I6 है जो कि I1 के बराबर है, इसके बराबर, दिस इज इक्वल टू I1। इस प्रकार से ये हमारी इक्वेशन सिद्ध हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो I5 माइनस I4 I2 के बराबर आता है कि I2 कितनी है, I2 ये रही, तो I5 कितना है, I5 ये रहा, पहला इक्वेशन सिद्ध हो गया हमारा, दूसरा इक्वेशन सिद्ध करने के लिए I5 माइनस I4, I5 माइनस I4 दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, I4 माइनस I5, so I5 माइनस I4 दिस इज Z1 प्लस Z3 टाइम्स E2 डिवाइडेड बाय
डेल्टा जेड माइनस आई फोर का मान कितना है, ये आई फोर का मान जेड की टाइम्स ई डिवाइड बाई ई वन डिवाइड बाई डेल्टा जेड। इसको हम लोग दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग जेड वन प्लस जेड की टाइम्स ई टू माइनस जेड की टाइम्स ई वन डिवाइड बाई डेल्टा जेड। और डेल्टा जेड कितना हमारा, डेल्टा जेड ये है जेड वन प्लस जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड वन, ये हमारा डेल्टा जेड। अब देखो जो हमारा आई फाइव माइनस आई फोर करने के बाद जो समीकरण आ रहा है वो एग्जैक्टली कैसा है, दिस इज इक्वल टू देखो जेड प्लस जेड थ्री टाइम्स ई टू सेम है माइनस जेड थ्री टाइम्स ई वन और डिवाइड बाय डेल्टा जेड, अर्थात ये किसके बराबर है, हमने इसका मान सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारा i2 के बराबर आ रहा है, अर्थात हमारा समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे देखो हमारा इस प्रतिबाधा में प्रवेश होने वाली धारा के लिए सत्य सिद्ध हुआ, इसके लिए सत्य सिद्ध हुआ, इसके लिए भी सत्य सिद्ध होगा। अगर हम लोग करना चाहें तो सेम प्रोसेस होता है। अब लोग पहले जो हमारा टी जान है उससे हम लोग i1 प्लस i2 का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद देखो वैसे कहीं दे लिखकर किताब लेके मैं याद करके दिखाता हूँ आपको भी। इस प्रकार से हम लोग जेड के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं हमारे लिए। यहाँ पे देखो इस समीकरण से i1 प्लस i2 सभी प्रोवाइड हो रहा है, तो दोनों जनरेटर लगे हुए हैं, तो दोनों जनरेटर लगे हुए तो हमारी कितनी आ रही है i1 प्लस i2, दिस i1 प्लस i2, तो दोनों जनरेटर लगे हुए कितनी आ रही है i1 प्लस i2। ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। देखो जब ये स्रोत हमारा लगा हुआ है तो यहाँ पे इसमें से प्रोवाइड होने वाली धारा कितनी है i3 माइनस i4 के बराबर, ठीक है। तो पहला स्रोत लगा हुआ है तो हमारी कितनी, देखो इसकी i1 प्लस i2 की पैरेलल है तो हमारी कितनी आएगी i3 माइनस i4, i3 माइनस i4, ओके। फिर इस जनरेटर के कारण कितनी धारा प्रवाहित होगी हमारी इसमें, देखो एक i5 माइनस i6, ठीक है, i5 माइनस i6 के बराबर प्लस i5 माइनस i6 इसके बराबर धारा प्रवाहित होगी। ये समीकरण सत्य सिद्ध होनी चाहिए हमारी जेड के लिए, तो अध्यारोपण प्रमेय वैलिड होगा, ठीक है। अध्यारोपण प्रमेय के अनुसार दोनों जनरेटर के कारण इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा किसी एक जनरेटर के कारण प्रवाहित धारा के योग, प्रवाहित धाराओं के योग के बराबर होती है, जबकि अन्य सभी जनरेटरों के कारण प्रवाहित होने वाले धाराओं के योग के बराबर होती है। अर्थात ये जनरेटर ए के कारण प्रवाहित होने वाली धारा, ये जनरेटर बी के कारण प्रवाहित होने वाली धारा, जबकि ये धारा तब है जब जनरेटर E2 हमारा उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ये तब है जब हमारा जनरेटर E1 उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। देखो i3 माइनस i4 i5 माइनस i6, तो हम लोग इसको भी अभी सिद्ध करते हैं कि वास्तव में ये सिद्ध है कि सही है कि नहीं। तो देखो हमारा i1 प्लस i2 यहाँ से निकालेंगे तो i1 प्लस i2, ठीक। तो इस दो समीकरण से i1 प्लस i2 कितना आ गया, i1 प्लस i2 इक्वल टू i1 प्लस i2, दिस इज इक्वल टू रख दो का मान z2 प्लस z3, z2 प्लस z3 E1 z2 प्लस z3 टाइम E1 माइनस z3 टाइम E2 डिवाइड बाय डेल्टा z, और प्लस में हमारी प्लस में क्या है I2 z1 प्लस z3 टाइम्स E2 माइनस z3 टाइम्स E1 डिवाइड बाय डेल्टा z, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सोल्व करके लिख देता हूँ कितना आ रहा है। कॉमन है हमारा डेल्टा z, तो हमने डेल्टा z कॉमन ले लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने। देखो z2 प्लस रहने दो वैसे बिना मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ z3 टाइम्स E1
जेड बी टाइम ई टू प्लस जेड वन प्लस जेड बी टाइम ई टू माइनस जेड बी टाइम ई वन, दिस डिवाइड बाय डेल्टा जेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इवन है, यहाँ पे भी इवन है, हम लोग इवन इवन कॉमन ले लेते हैं तो हमारा कितना आ रहा है z1, दिस इज z इवन है, यहाँ पे z2 प्लस z3 टाइम्स, तो यहाँ पे z3 इवन से हमारा z3 इवन कैंसिल हो जाता है। ओके, और यहाँ पे हमारा z3 e2 है, तो यहाँ पे z3 e2 है वो उससे कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ, z2 टाइम e1 प्लस z3 टाइम e1 माइनस z3 टाइम e2 प्लस z1 टाइम e2 प्लस z3 टाइम e2 माइनस z3 टाइम e1, इस पूरे के हमारे डिवाइडेड बाय में डेल्टा z। तो देखो ये हमारा z3 e2 है, z3 e2 है, z3 e2 यहाँ पे भी है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे ये z3 e1 है और ये हमारा z3 e1 है, तो ये z3 e1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया। ठीक है, कितना बचा i1 प्लस i2 इक्वल टू दिस इज z2 टाइम e1 और यहाँ पे z1 टाइम e1 p2। ठीक है, तो हमारा कितना बचा z2 टाइम e1 प्लस z1 टाइम e2 डिवाइड बाय डेल्टा z। ये हमारे i1 प्लस i2 आती है, अर्थात हम डी डायरेक्शन में ज्ञात किया कि i1 प्लस i2 कितनी है, दिस जनित्र की ऊर्जा मल्टीप्लाई बाय दिस प्रतिबाधा, इस जनित्र की ऊर्जा मल्टीप्लाई बाय दिस प्रतिबाधा डिवाइडेड बाय दिस डेल्टा z। ठीक है, उतनी हमारी i1 प्लस i2 आती है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ i1 प्लस i2, क्योंकि यहाँ ये हमने जब समीकरण सिद्ध कर दिया तो हम लोग इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, हमें ये समीकरण सिद्ध करना है। हमारी i1 प्लस i2 कितनी आ रही है, i1 प्लस i2 आ रही है हमारी z2 टाइम्स e1 प्लस z1 टाइम्स e2 डिवाइडेड बाय डेल्टा z। ये हमारी i1 प्लस i2 आ रही है। इसी प्रकार से हम i3 माइनस i4 ज्ञात करते हैं। हमारी i3 कितनी है, i3 ये रही, i4 ये रही, तो हमारी i3 माइनस i4 देखो, i3 माइनस i4 दिस इज इक्वल टू i3 कितनी है, z2 प्लस z3 टाइम्स e1 डिवाइडेड डेल्टा z2 प्लस z3 टाइम्स e1 डिवाइडेड डेल्टा z, और हमारी i4 कितनी है, माइनस z3 टाइम e1 डिवाइडेड डेल्टा z। ये हमारे देखो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं कितना, इसको खोल के लिख देते हैं एक्सपेंड करके, z2 टाइम e1 प्लस z3 टाइम e1 माइनस z3 टाइम e1 डिवाइडेड डेल्टा z। तो z इस z3 से z3 e1 का कैंसिल हो जाएगा, हमारा z2 टाइम e1 बचेगा, z2 टाइम e1 डिवाइडेड डेल्टा z। तो ये हमारी i3 माइनस i4 आएगी, i3 माइनस i4 कितनी आएगी, i3 माइनस i4 इक्वल टू z2 e1 डिवाइडेड डेल्टा z। ठीक है, i3 माइनस i4 इक्वल टू z2 टाइम e1 डिवाइडेड डेल्टा z। अर्थात केवल इस जनित्र के कारण इस प्रतिबाधा z3 में से विभाजित होने वाली धारा कितनी आ रही है, z2 टाइम्स e1 डिवाइडेड डेल्टा z।
सेम ही है, क्योंकि इस वैसे भी हम लोग अपने जो ये I5 और I6 याद की थी, सॉरी I4 और I6 याद की थी, वैसे ही हम लोग डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं कि इस प्रतिबाधा में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, दिस प्रतिबाधा मल्टीप्लाई बाय दिस करंट डिवाइड बाय दोनों का योग, ठीक है। और ये हमारी I3 हमारी ये I3 यहाँ पे है और दोनों का योग है Z2 प्लस Z3। तो इस करंट में लोग Z2 प्लस Z3 का भाग लगाते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है और ये Z2 इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, हमारा Z2 टाइम इवन डिवाइडेड बाय Z आता है, ठीक है। वहां से हम लोग याद कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग दोनों को घटा के भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात जो हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके हिसाब से I2 माइनस I4 कितना आएगा, I3 माइनस I4 इक्वल टू उसकी पैरेलल कितना प्रतिरोध है Z2 है, हमारा Z2 डिवाइड Z2 प्लस Z3 टाइम्स I3 और I3 हमारा वो है, वहां से हम निकाल लेते हैं Z2 डिवाइड Z2 प्लस Z3 मल्टीप्लाई बाय Z2 प्लस Z3 टाइम्स E1 डिवाइड डेल्टा Z। ये हमारे इससे ये कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे कितना है Z2 टाइम E1 डिवाइड डेल्टा Z, जो कि सेम है डेल्टा Z2 टाइम E1 डिवाइड डेल्टा Z, ठीक है। अब हम लोग I5 माइनस I6 निकालते हैं, ठीक है। I5 माइनस I6 हमारी इच्छा है, हम लोग इसके नियम से निकालना चाहे निकाल सकते हैं, हम लोग I5 माइनस I6 इसमें से ये भी घटा सकते हैं और डायरेक्टली वहां से भी निकाल सकते हैं, कितना है I5 माइनस I6। देखो मैं दोनों से निकाल के बता देता हूँ, I5 कितनी हमारी ये I5 है, ये I6 से घटाते हैं तो कितना आता है Z1 प्लस Z3 टाइम्स E2 डिवाइडेड डेल्टा Z माइनस Z3 टाइम्स E2 डिवाइडेड डेल्टा Z। एक्सपेंड करके लिखा मैंने, तो ये हमारा Z1 प्लस Z1 टाइम E1 Z1 टाइम E2 प्लस Z3 टाइम E2 माइनस Z3 टाइम E2 डिवाइड बाय डेल्टा Z है। तो Z3 टाइम E2 से Z3 टाइम E2 कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास क्या बचता है Z1 E2 डिवाइड डेल्टा Z बचता है, Z1 डिवाइड डेल्टा Z बचता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I5 माइनस I6 कितनी है Z1 टाइम्स E2 डिवाइड डेल्टा Z। तो I5 माइनस I6 ये आ गया भाई। हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सिस्टम था हमारा नियम था उसके हिसाब से निकाल सकते हैं, हमारे I5 माइनस I6 कितनी होगी, I5 माइनस I6 होगी, इसकी समांतर क्रम में कितना मतलब जुड़ा हुआ है Z1 जुड़ा हुआ है, दोनों का योग कितना है Z1 प्लस Z3 है, ठीक है। इसके समांतर क्रम में जो Z1 है दोनों का योग Z1 प्लस Z3 है। उससे पहले करंट कितनी I5 करंट है, उससे पहले I5 करंट है, ठीक है। उससे पहले बात करेंगे I5 का मान हम यहाँ से रख देते हैं, देखो Z1 डिवाइड Z1 प्लस Z3 मल्टीप्लाई में I5 का मान कितना है Z1 प्लस Z3 टाइम्स E2 डिवाइड बाय डेल्टा Z। इससे ये कैंसिल हो जाता है हमारे पास जब तक Z1 टाइम E2 डिवाइड बाय डेल्टा Z, Z1 टाइम E2 डिवाइड बाय डेल्टा Z हम हमारी इच्छा किसी इसके नियम से हम याद कर सकते हैं, जैसा बोलते हैं ऐसे हमने इसको लगा के पहले में इस वाले नियम को लगा के पहले I6 और I4 ज्ञात की थी, तो उसके बाद हम लोग उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से हम देखो I5 माइनस I6 आ गया और I3 माइनस I4 आ गया। अब हम लोग देखो इन दोनों को ऐड करते हैं I3 माइनस I4 I5 माइनस I6 I3 माइनस I4 प्लस I5 माइनस I6 दोनों का ऐड कर दिया। I3 माइनस I4 कितना हमारा Z2 टाइम E1 डिवाइड डेल्टा Z इज इक्वल टू Z2 टाइम E1 डिवाइड डेल्टा Z प्लस ये रही हमारी I5 माइनस I6 Z1 टाइम E2 डिवाइड डेल्टा Z। दोनों का जब हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ रहा है Z2 टाइम E1 प्लस Z1 टाइम E2 डिवाइड बाय डेल्टा Z। देखो
हमारी I1 प्लस I2 कितनी है? I1 प्लस I2 हमारी सेम है, Z2 टाइम V1 प्लस Z1 टाइम V2, Z2 टाइम V1 प्लस Z1 टाइम V2 डिवाइड डेल्टा Z2, दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो जो हमारा अध्यारोपण प्रमेय है, किसी भी जाल में किसी भी प्रतिबाधा के लिए सकते हैं अगर वो प्रतिबाधा रेखिक हुई तो। हमने इसके लिए भी याद किया, इसके लिए भी याद किया, इसके लिए भी याद किया कि दोनों जनित्रों के कारण किसी भी बिंदु से किसी भी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान उन सब जनित्रों के कारण उस प्रतिबाधा में प्रवाहित होने वाली धारा के धाराओं के योग के बराबर होता है, जबकि अन्य प्रतिबाधाओं को अन्य जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। हमने सिद्ध किया कि ये I1 किसके बराबर है हमारी, हमने सिद्ध किया कि हमारी जो I1 है वो I1 किसकी बराबर थी हमारी, I1 हमारी थी I3 माइनस I6 के बराबर। ये हमारा समीकरण नंबर पहला था। और हमारी I2 किसके बराबर है, वो हमारी I2 I5 माइनस I4 के बराबर है। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। अगर इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 माने तो ये तो प्रतिबाधा Z1 में, ये प्रतिबाधा Z1 में प्रवाहित होने वाली धारा थी, ये प्रतिबाधा Z2 में प्रवाहित होने वाली धारा थी, और ये धारा हमारी I1 प्लस I2 प्रतिबाधा Z2 में प्रवाहित होने वाली धारा थी। इस प्रकार से हम लोग किसी भी प्रतिबाधा के लिए इस जो अध्यारोपण प्रमेय है उसको हम लोग सत्य मानेंगे, पर हम लोग याद नहीं कर सकते कुछ सत्य सिद्ध होगी। तो ये जो हमारे अध्यारोपण प्रमेय है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जटिल जाल होते हैं उनका सिंपलीफिकेशन करने के पश्चात क्या पहले भी हमको किसी प्रतिबाधा में प्रवाहित होने वाली धारा या फिर ये कहे कि उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। और हमने सिद्ध कर दिया कि जटिल जाल को जटिल जाल में कन्वर्ट करने के पश्चात इन तीनों प्रतिबाधाओं में से इन दोनों जनित्रों के कारण प्रवाहित होने वाली धारा इन अलग अलग जनित्रों के कारण प्रवाहित होने वाली धारा के बराबर है, जबकि किसी दूसरे प्रतिबाधा जनित्र को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। इस प्रकार से जाल प्रमेय में हमारी सबसे पहले प्रमेय के अध्यारोपण प्रमेय, उसका हमने कथन दिया पिछले लेक्चर में, और दोनों लेक्चर में हमने उसको सिद्ध किया कि किस प्रकार से ये वैलिड होती है किसी जाल के लिए। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट थेवेनिन नॉर्टन प्रमेयों का भी अध्ययन करेंगे अगले लेक्चर में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।